आईबीएस यानी कि गृहिणी रोग, ये है क्या? जो IBS है दैट इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। काफ़ी लोग हमने सुना है, जैसे सुबह वो कहते हैं कि चाय या कॉफ़ी जब तक ना पी ले उनका पेट क्लियर नहीं होता। तो क्या ये भी एक आईबीएस का ही कारण हो सकता है? देखिए, चाय एंड कॉफी या कोई भी चीज़ ऐसी तो वो एक एडिक्शन है, एक आदत है उनकी। किसी भी बुक्स में ये नहीं लिखा है कि जब तक आप चाय कॉफी या कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स नहीं लोगे तो आपका पेट साफ नहीं होता। सिर्फ चाय कॉफी नहीं, आप मेरे पास ऐसे भी पेशेंट हैं जो बोलते हैं कि जब तक हम तंबाकू कंज्यूम ना करें या फिर कोई सिगरेट ना लें तब तक भी वो फ्रेश नहीं हो पाते हैं। तो आईबीएस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो इसमें हम कैसे कैसे फ़र्क कर सकते हैं? देखिए, मॉडर्न साइंस एंड आयुर्वेदा ने दोनों ने मिलकर ना इसको 3 कैटेगराइज में कर दिया है। सबसे पहले मोस्टली ये जो कॉन्स्टिपेशन वाला होता है ना, ये ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। ज़्यादा होते हैं। तो आईबीएस के मेन कॉजेज़ क्या होते हैं? देखिए, IBS का सबसे बड़ा जो कॉज है वो है स्ट्रेस। कई लोग कहते हैं कि हमें खाना खाने के बाद वॉक करनी चाहिए, बट उधर ही कई लोग कहते हैं कि हमें खाना खाने के बाद रेस्ट करना चाहिए। विच इज़ बेस्ट? फॉर एग्जाम्पल, अगर भी आपने खाना खाया, साथ के साथ आपने कहा नहीं नहीं अब तो पचाना है, मुझे वॉक के लिए निकल गए, दैट इज़ रॉन्ग। आईबीएस हमने देखा है कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्या ये सच है? डेफिनेटली। क्या जिसे एक बार आईबीएस हो जाता है उसे पूरे तरीके से क्योर करा जा सकता है, दैट टू विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा? आयुर्वेदा आपकी इतनी अच्छे से हेल्प कर सकता है कि आपको कभी भी कोई भी सिम्टम नहीं आ सकता, वो भी बिना दवाइयों के। लाइफ वेदा के एक और पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो हमारे देश में छुट्टी लेने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। नॉर्मली इस बीमारी का नाम सुनते ही लोग कहते हैं कि ये तो नॉर्मल सा पेट दर्द, एसिडिटी है या गैस्ट्रिक है, बट हकीकत ये है कि एक इतनी बड़ी बीमारी है, अगर एक बार लग जाए तो ज़िंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ती। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी का शिकार है, बट एक रिसर्च की माने तो 60% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें ये बीमारी भी है। आयुर्वेद में कहे तो इसे गृहिणी रोग कहते हैं, और मॉडर्न मेडिसिन में कहे तो इसे कहते हैं आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। लोग अक्सर इसे एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज या इंडाइजेशन समझकर इग्नोर कर रहे हैं, बट ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आखिर ये आईबीएस है क्या और क्यों हम इसे एक अनडायग्नोस्टिक पेंडेमिक कह रहे हैं? तो इसी सब को जानने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमारे बीच है आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना कौशल, जो हमें आईबीएस यानी कि गृहिणी रोग के बारे में बताएंगी। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइए कि आईबीएस यानी कि गृहिणी रोग ये है क्या और इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, IBS या गृहिणी रोग, सबसे पहले जो IBS है दैट इज़ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें क्या है कि अगर आपकी जो बावल्स लूप्स हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं इरिटेंट्स या इरिटेशंस होने लग गई हैं, तो उसको हम IBS कैटेगराइज करते हैं। और गृहिणी रोग आयुर्वेदा में है, एक वास्ट टर्म है जिसमें हम जितने भी डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उसको हम गृहिणी रोग के अंडर करते हैं। तो आयुर्वेदा में हम इसको गृहिणी रोग करते हैं, मॉडर्न साइंस में हम इसको IBS की तरह लेते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक नहीं है, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ में कुछ ना कुछ मिसमैच्ड है, कुछ ना कुछ मिसमैनेज्ड है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको सिम्टम्स जैसे कि आपको लूज मोशंस, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, मतलब इतना ज़्यादा कॉमन हो जाता है कि आपकी ये डे टू डे लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लग जाता है। तो ये IBS क्या है? एक तरह से एक सिंड्रोम है जिसको आप डाइजेस्टिव हेल्थ के साथ रिलेट कर सकते हो। जी। तो काफ़ी लोग हमने सुना है, जैसे सुबह वो कहते हैं कि चाय या कॉफ़ी जब तक ना पी ले उनका पेट क्लियर नहीं होता। तो क्या ये भी एक आईबीएस का ही कारण हो सकता है? देखिए, चाय एंड कॉफ़ी या कोई भी चीज़ ऐसी तो वो एक एडिक्शन है, एक आदत है उनकी। उसमें हम कोई भी हमारे ग्रंथों में या किसी भी बुक्स में ये नहीं लिखा है कि जब तक आप चाय कॉफ़ी या कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स नहीं लोगे तो आपका पेट साफ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, आप बात करिए, अगर एनिमल्स की बात करें, गाय भैंस कोई चाय कॉफ़ी नहीं लेती है, लेकिन स्टिल उनका डाइजेस्टिव गट प्रॉपरली फ्रेशन अप होते हैं। लेकिन जो लोग, कई बार ये भी देखा है कि जो बिल्कुल भी अपनी चाय या कॉफ़ी नहीं लेते हैं तो भी तो उनका गट क्लियर होता है। तो ये तरह की जस्ट एडिक्शन है। सिर्फ चाय कॉफ़ी नहीं, आप मेरे पास ऐसे भी पेशेंट हैं जो बोलते हैं कि जब तक हम तंबाकू कंज्यूम ना करें या फिर कोई सिगरेट ना लें तब तक भी वो फ्रेश नहीं हो पाते हैं। तो वो किसी ना चीज़ की एडिक्शन है उनको लगता है कि जब तक मैं कुछ खाऊं ना तो मेरा वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आपके मन में वो बैठ गया है। राइट। और कई बार ये होता है कि हम जैसे बचपन से ही वो चीज़ फॉलो करते हैं तो आपकी स्टमक को भी उस चीज़ की आदत पड़ जाती है।
तो वो आपकी गट और ब्रेन दोनों एक तरह से कोऑर्डिनेट करता है। आप देखिए गट है वो सेकंड ब्रेन है हमारा। जब वो दोनों कोऑर्डिनेट करने लग जाते हैं ना, एक तो आपका साइकोलॉजिकल आपने सोचा कि चाय पीनी है, सेकंड आपके गट को भी आदत पड़ गई है, तो वो दोनों कोऑर्डिनेट करके आपको एक तरह से ऐसा फील होने लग जाता है कि यस, चाय एंड कॉफ़ी के बिना मेरा स्टमक क्लीन नहीं होगा, बट दिस इज़ जस्ट एन एडिक्शन। इसमें आईबीएस के रिलेटेड या किसी भी चीज़ या फ्रेशन अप होने के रिलेटेड कुछ भी नहीं है। और कई लोगों में हमने ये देखा है जैसे वो कुछ भी खाते हैं या जी। पीते हैं तो इमीडिएटली उन्हें टॉयलेट के लिए रश करना पड़ता है। तो क्या इस केस में भी हम उन्हें आईबीएस से जोड़ सकते हैं? देखिए, अगर ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है या रूटीन में उनको ये चीज़ फील होती है, फॉर एग्जांपल कई पेशेंट्स जो हैं वो बोलते हैं कि हम ना जब ब्रेकफास्ट करते हैं एक बार, तो जब सुबह उठते हैं तब भी उनको 2 बार जाना पड़ता है। उसके बाद जैसे ही उन्होंने कुछ भी खाया, ये नहीं कि कुछ हैवी परांठे खा लिए या फिर बहुत ज़्यादा रोटी सब्ज़ी या कुछ ऐसा खा लिया, तभी उनको फ्रेश होना पड़ता है। जब वो सिंपल एक कटोरी पोहा लेते हैं या कोई फ्रूट भी लेते हैं ना, तब भी उनकी स्टमक में कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं, गुड़ होने लग जाती है, तो उनको ना वो जाना पड़ता है, रश टू टॉयलेट। सेम वो हैपन इन डिनर टू, कि डिनर के बाद भी उनको क्या लगता है कि उनको जल्दी से जल्दी रश करना है टॉयलेट में, उनको फ्रेश होना है। और कई बार पेशेंट इतनी अर्जेंसी हो जाती है कि कई बार वो ट्रैवलिंग के टाइम भी ये चीज़ होती है। जब उनको ट्रैवल, उनके दिमाग में होना कि मुझे आज ट्रैवल करना है, उस टाइम भी उनको मोशन ज़्यादा लगने लग जाते हैं या फिर कई बार कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। बट ये ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल यस, दिस इज साइकोलॉजिकल, क्योंकि ये चीज़ें आपकी बॉडी फंक्शन कर रही है, आपका गट एंड ब्रेन कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो उस केस में होता है। लेकिन अगर ये चीज़ आपको कभी ना कभार होए, फॉर एग्जांपल आज आपने बाहर का खा लिया, आप कहीं पार्टी में गए हो या आपने कुछ ओवर ईटिंग कर ली, उस टाइम पे है तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल, तो उसको हम आईबीएस में कैटेगराइज नहीं करते हैं। लेकिन यस, जब आपको ये चीज़ कंटिन्यूसली हो रही हो तो यस, वी कैटेगराइज। बट बहुत बार ऐसा होता है कॉमन लोगों में, अगर मैं अपनी भी बात करूं तो जैसे हम किसी शादी में जाते हैं या किसी भी पार्टी में जाते हैं, नॉर्मली हम बाहर का खाना खाते हैं जी। तो 2 या 3 दिन हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है Right. कि हम कुछ भी आते हैं तो हाँ, हमें हाँ, कुछ भी खाए तो हमें टॉयलेट के लिए रश करना पड़ता है। तो क्या ये भी एक सचमुच प्रॉब्लम है कि जब भी हम बाहर का खा रहे हैं हम इसी चीज़ को फेस कर रहे हैं? नहीं, वो ये है कि आपकी स्टमक ना उसको नहीं कर रही है, आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी हम डेली दाल चावल खा रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं, वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। राइट। तो वो फ्रेज इसलिए बना है कि अगर आप डेली एक चीज़ खा रहे हो और एकदम से आपको चिकन या फिर शाही पनीर या फिर इतने मसालेदार खाने खा लोगे, तो वो स्टमक को एक तरह से शॉक लगता है कि ये मैंने क्या खा लिया। उसके रिस्पॉन्स में वो इरिटेंट होती हैं और उसको बैलेंस आउट करने के लिए 1-2 दिन का टाइम लगता है। एंड वो बहुत कॉमन है। फॉर एग्जांपल, जब हम ट्रैवलिंग पे भी जाते हैं, बहुत लोग, मैंने ये देखा है कि जब वो किसी और जगह पे जाते हैं, या तो उनका स्टमक फ्रेश नहीं होता है, उनको कुछ ना कुछ कॉन्स्टिपेटेड फील होता है, या फिर उनका ना गट प्रॉब्लम होती है। तो ये सब जगह है, दिस इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि सबसे पहले जो हमारा इफेक्ट होता है, हमारा गट इफेक्ट होता है किसी भी कंडीशन में। तो क्या ये गट उनका वीक है जो उन्हें प्रॉब्लम आ रही है? नो, दिस इज साइकोलॉजिकल। ये वीक नहीं है। ये आपका गट सबसे पहला एक आपको सिम्टम देता है आपकी बॉडी को कि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। मतलब अगर कुछ भी आप खाने पीने में गलत कर रहे हो ना, सबसे पहला संकेत जो देगी आपका गट देगा। आप कहीं भी जा रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हो, 2-3 दिन बाहर खा रहे हो, तो वो एक तरह से आपको सिग्नल दे रहा है आपका गट कि बस कर जाओ, रुक जाओ, अब इतना मत खाओ। तो दिस इज़ द सिग्नल। लेकिन येस, अगर कई लोगों को ये बहुत टाइम तक चलता ही रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो येस, वी कैटेगराइज इन आईबीएस। फॉर एग्जांपल, उसको हम क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन या क्रोनिक लाइक डायरिया बोल देते हैं। तो आईबीएस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, अगर हाँ तो इसमें हम कैसे कैसे फ़र्क कर सकते हैं कि ये कैटेगरी 1 है, 2 है, या मेजर है, ये माइनर है? देखिए, मॉडर्न साइंस एंड आयुर्वेदा ने दोनों ने मिलकर ना इसको 3 कैटेगराइज में कर दिया है। सबसे पहले आईबीएस-सी, यानी कि जिस आईबीएस में आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन या ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिसमें आप प्रॉपर्ली फ्रेश नहीं हो पाते हो, या जब फ्रेश होते हो तब भी आपको ऐसे फीलिंग आती है कि नहीं, मैं फ्रेश नहीं हुआ हूँ, मुझे एक बार और जाने की ज़रूरत है, तो दैट इज़ आईबीएस-सी। ठीक है। सेकेंड ये है कि आईबीएस-डी, यानी कि डायरिया। जब आपको, जैसे आपने पहले भी क्वेश्चन में पूछा है कि एकदम से आपको लूज मोशन स्टार्ट होने जाते हैं, जब भी आप कुछ खाते हो तो आपको लू जाना पड़ता है, तो वो दैट इज़ आईबीएस-डी। थर्ड इज़ वेरी कॉमन, और बहुत सारे पेशेंट में यही थर्ड वाला जो आईबीएस है ना बहुत कॉमन है, दैट इज़ मिक्स टाइप। इसमें ना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन ना ज़्यादा लूज मोशन, मतलब दोनों में मिक्स सिम्टम्स आएंगे। कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन। आज कॉन्स्टिपेशन है, कल लूज मोशंस हो गए। तो ये बहुत ही कॉमन है, और सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट आईबीएस है ना वो यही है।
और जैसे आपने बताया आईबीएससी की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 या 3 दिन के गैप में फ्रेश होने राइट। जाते हैं, तो क्या वो भी आईबीएससी की कैटेगरी में ही आएंगे? डेफिनेट देखिए, इसमें हमने देखा है ना कि मोस्टली ये जो कॉन्स्टिपेशन वाला होता है ना, ये ओल्ड एज में ज़्यादा होता ज़्यादा है। होता है। या तो आपने बहुत ज़्यादा ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत देखा है कि जो ओल्ड एज में जाते हैं तो उसमें को बीपी की मेडिसिन भी लग जाती हैं, आपको डायबिटीज़ की मेडिसिन भी खानी पड़ती है, आपको हार्ट के रिलेटेड मेडिसिन भी खानी पड़ती हैं। उसके रिलेटेड क्या होता है कि जो आपकी लाइनिंग्स है ना स्टमक की, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है उन केमिकल से। सेकंड ये है कि जब हम ओल्ड एज में आते हैं तो हमारी जो एपेटाइट है या हमारी अग्नि है वो भी थोड़ी सी मंद होने लग जाती है, मतलब आपकी जो डिजेस्टिव फायर है वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म भी वीक हो जाता है, तो उनको ये कॉन्स्टिपेशन वाले आईबीएस ज़्यादा होता है। और थर्ड ये है कि हमने घर पे भी देखा होगा कि हमारे सेल्फ में ना 3-4 तरह के चूरन तो पड़े ही होंगे, जो हमारे पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी सेल्फ में ना 1-2 चूरन पक्का पड़े होंगे कि हाँ ये तो हाजमे के लिए है। लेकिन वो हाजमे के चूरन, वो कभी ये सोचा है कि वो हाजमे का चूरन अगर आप इतना कंज्यूम कर रहे हो तो क्या कर रहा है, वो आपकी स्टमक लाइनिंग को और भी ज़्यादा वीक करता रहता है, एक स्लो पॉइजन की तरह वो वीक कर चुका है। और आज अगर 70 एज में आप जाओगे तो आपका वो हाजमे का चूरन भी काम नहीं करेगा, फिर उसके ऊपर आपको और मेडिसिन खानी पड़ेंगी। बट डॉक्टर साहब, मैंने बहुत लोगों को ये भी कहते सुना है, जैसे टिल 40s 50s या लेट 50s तक उन्हें सुबह चाय पी के मोशन जाने की आदत राइट। थी, बट आफ्टर 50s अब वो चाय भी पी रहे हैं, 2 बार चाय भी पी रहे हैं, फिर भी वो लोग जो है मोशन प्रॉपर तरीके से नहीं जा जी। पा रहे या उनका पेट क्लियर नहीं हो पा रहा, तो इस केस में वो क्या कर सकते हैं? देखिए, इस केस में ना सबसे पहले तो उनको फाइबर अपना अच्छा रखना पड़ेगा, ओके। फाइबर कंज्यूम अच्छे से करें। सेकेंडली आप कुछ ऐसा ट्राई करें, फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस ले रहे हो तो उसको ये ज़रूर ट्राई करें कि आप कुछ नेचुरल या हर्बल तरफ थोड़ा ज़्यादा जाएं, ताकि जो मेडिसिन ले रहे हैं उसकी डोजेज ना बढ़े, बिकॉज जितना आप केमिकल कंज्यूम करोगे, जितना वो करोगे, वो आपकी स्टमक लाइनिंग को अफेक्ट करेगा। तो मैं हमेशा यही अप्रोच रहती है कि अगर आप 40s में आ चुके हो, तो अगर आपको कोई भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम आ चुकी है, लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो साथ ही साथ कुछ हर्बल आयुर्वेदा स्टार्ट कर दे, ताकि आपको बाद में जाके कोई दिक्कत ना आए। तो आईबीएस के मेन कॉजेज़ क्या होते हैं? क्या ये डाइजेशन से रिलेटेड कोई इशू है, या हम कहें लाइफस्टाइल किसी का ठीक नहीं है, या इससे कोई मानसिक डिसऑर्डर है किसी में, वो आईबीएस का शिकार बन रहा है? एक्चुअल में कॉज क्या है आईबीएस का? देखिए, आईबीएस का सबसे बड़ा जो कॉज है वो है स्ट्रेस ओके। या फिर साइकोलॉजिकल। मतलब आईबीएस उन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है जिनको कोई ना कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग या बहुत ज़्यादा प्रेशराइज इन्वायरमेंट में रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सांस लेने का टाइम नहीं है, आप इतने वर्क एनवायरनमेंट में बिजी हो चुके हो कि आप हमेशा, आपका दिमाग चलता ही रहता है और आपका खाना पीना प्रॉपर नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इतने व्यस्त हो चुके हो अपनी डेली लाइफ में कि आप ब्रेकफास्ट 11-12 बजे कर रहे हो, आप लंच है वो आप कर रहे हो 4-5 बजे, और डिनर तो आप भूल ही जाओ। बहुत लोगों को देखा है कि वो 10 बजे तो उनके घर में खाना बनना शुरू होता है, तो खाएंगे कब? 11, 12:30, और सोएंगे कब? उससे क्या होगा? एक तो आपका खाना पीना सही नहीं, सेकंड है आपकी नींद। ये भी आईबीएस का बहुत बड़ा कारण है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 6-7 घंटे की प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रही है तो एट द एंड क्या करेगा? वो आपके वात को बढ़ा देगा। एंड जो आपका विंडो रहता है ना आपका खाने पचाने वाला, फॉर एग्जांपल जब हम सो जाते हैं तो हमारे सारे ऑर्गन्स रेस्ट में चले जाते हैं, सिर्फ एक ऑर्गन है जो हमारा रेस्ट में नहीं जाता है, वो है आपका पेट। अगर आप उसको थोड़ी सी रेस्ट दे दोगे ना तो वो अपने आप को रिपेयर कर लेगा, लेकिन हम वो देते ही नहीं हैं। हम क्या करते हैं, हम 11-12 बजे भी खा रहे हैं। कई बार आजकल देखिए यंगस्टर्स हैं, 2 बजे भी उनके जोमेटो स्विगी से पार्सल्स आ रहे हैं। वो आज इतना ट्रेंड हो गया है कि लेट नाइट हमने मंचिंग करनी है, कुछ और नहीं तो घर पे जो भुजिया बिस्किट है वो भी खाने लग जाते हैं। आपने अपने स्टमक को सोने ही नहीं दिया, उसको रिपेयर होने ही नहीं दिया। सारा 24 घंटे आपका स्टमक वर्क कर रहा है, आपका दिमाग सो गया है, उसको भी रेस्ट मिल गया, आपका लिवर थोड़ा सा हो गया है, लेकिन आपको स्टमक को, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को रेस्ट नहीं मिला है। तो ये बहुत बड़ा कारण है आपके आईबीएस कॉज का। देन इज स्मोकिंग एंड अल्कोहल एंड नॉन वेज। अगर आप स्मोक, अल्कोहल ले रहे हो तो डेफिनेटली ये किसी भी प्रॉब्लम में अच्छी चीज़ नहीं है। थर्ड है नॉन वेज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा है ना, जो मुस्लिम कैटेगरी है, मतलब मेरे पास पेशेंट ही ऐसे आते हैं, उनमें हमने देखा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा नॉन वेज कंज्यूम करते हैं बिकॉज उनके लाइफस्टाइल में ऐसा है, क्योंकि वो डेली उनके घर पे नॉन वेज बनता है। ये नहीं है कि मुस्लिम, पंजाबी फैमिलीज भी देखी हैं जो बटर चिकन रोज़ खाते हैं, उनको होता है कि रोज़ बटर चिकन खाना है, या
जो जिम लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक लेते हैं, फॉर एग्जांपल उनको कोई ना कोई नॉन वेज लेना ही है, लेकिन उसमें ये है कि आप लिमिटेड अमाउंट में करो तो वो आपको नहीं अफेक्ट करेगा। लेकिन यस, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई डोज में नॉन वेज ले रहे हो तो यस, वो आपकी स्टमक लाइनिंग को कभी ना कभी अफेक्ट करेगा। एंड द फोर्थ इज़ आपका लाइफस्टाइल। अगर आप प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर रहे हो, आप अपनी कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी योगा, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ये इफेक्ट हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज़ ड्रग एंड मेडिकेशंस। जैसे मैंने बताया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रग एंड मेडिकेशंस ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो वो आपकी स्टमक लाइनिंग को अफेक्ट करेगा। एंड यहाँ मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया पर्सनली, मतलब कई लोग कहते हैं कि हमें खाना खाने के बाद वॉक करनी चाहिए, बट उधर ही कई लोग कहते हैं कि हमें खाना खाने के बाद रेस्ट करना चाहिए, बिकॉज हमारा पेट जो है जो हमने खाया उसे डाइजेस्ट करने के लिए वो एनर्जी जो है वहाँ यूज हो। तो विच इज़ बेस्ट, वी शुड टेक अ वॉक आफ्टर अ मील और वी शुड टेक अ रेस्ट? देखिए, वी शुड टेक ए वॉक, लेकिन उसमें भी एक क्रक्स है। फॉर एग्जाम्पल आपने खाना रखा, आपने फॉर एग्जाम्पल अगर भी आपने खाना खाया, आपने प्लेट रखी, साथ के साथ आपने कहा नहीं नहीं अब तो पचाना है, मुझे वॉक के लिए निकल गए, दैट इज़ रॉन्ग। अब 10-15 मिनट 20 मिनट अपने खाने को, अपनी एंजाइम्स को स्क्रीट तो होने दो, उनको अपना काम शुरू तो करने दो। अब साथ के साथ वॉक पे चले गए तो वो नहीं होगा, वो आपको ना रिजल्ट मिलेंगे वॉक के, ना आपका खाना डाइजेस्ट होगा। उसमें क्या है कि आपके और बहुत सारे ऑर्गन्स फंक्शन करने लग गए। जितनी सर्कुलेशन आपके पेट को जानी चाहिए थी अब वो वॉक में चली गई। अब आपको ये भी है कि अभी मुझे 2 किलोमीटर जाना है या 1 किलोमीटर जाना है, वहाँ पे आपको कोई मिल गया वॉक करते हुए, उससे आप बातें भी करने लग गए, तो आपका दिमाग भी वहाँ पे चला गया, तो सारी सर्कुलेशन आपकी कंज्यूम हो गई। लेकिन 15-20 मिनट, आधा घंटे का टाइम के बाद अगर आप जाओगे तो आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को इतना टाइम मिल गया कि वो एंजाइम्स क्रिएट कर सके, अब वो फंक्शन कर सके। तो आप आधे घंटे तक आप कुछ मत करिए, आप आराम से लेट जाइए। उसके बाद आपको 100 स्टेप्स लेने हैं, ज़्यादा वॉक नहीं करना है। जब भी खाना खाने के बाद आपको सिर्फ 150 स्टेप्स ही करने हैं, ज़्यादा वॉक नहीं करना चाहिए। फॉर कई लोग कहते हैं कि हम 1.5 घंटा वॉक करते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। तभी मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, कोई भी तरह की एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल जिमिंग करनी है, योगा करनी है, मेडिटेशन, आप सुबह उठ के करें, वो सबसे अच्छा मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त। हमारे सूर्य नमस्कार हैं, ये सारी चीज़ें इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि सुबह का टाइम, उसमें क्या है, आपकी सारी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो आपकी कहाँ पे है, आपकी सिर्फ आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए है, आपके सारे ऑर्गन्स में फंक्शन कर रहे हैं। आपको किसी भी चीज़ में आपकी एनर्जी वहाँ नहीं जा रही, आपने कुछ खाया नहीं है, आप नॉर्मल थोड़ा बहुत अपने ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, कोई ड्रिंक लेके आप अपनी कोई भी एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। रात के टाइम पे सिर्फ 100 to 150 स्टेप्स ही लेने हैं। हमने बहुत सारे लोगों में ऐसा भी देखा है जिन्हें नॉर्मली गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, एसिडिटी इश्यूज होते हैं या अल्सर होता है। इसे हम IBS से कैसे अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और आयुर्वेदा में क्या इसको टेस्ट करने के लिए या डायग्नोज करने के लिए कोई ऐसी टेक्निक है कि हम नॉर्मल एसिडिटी और IBS में डिफरेंशिएट कर सकें? देखिए, नॉर्मल एसिडिटी में ना आपको बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं वो जो नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल एसिड रिफ्लक्स होगा, दोनों में कॉमन है, आप IBS में जाएं तब भी कॉमन है। सेकंड सिम्टम क्या है कि आपका पेट साफ़ नहीं होगा, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया रहेगा, वो एसिडिटी वगैरह जिसको पेट ख़राब है उसमें भी रहेगा, वो भी रहेगा। थर्ड सिम्टम क्या है कि आपको पेट में जलन महसूस होगी, ये भी कॉमन है, अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो रहा है तो आपकी जलन रहेगी। लेकिन सबसे फोर्थ सिम्टम ऐसा है जो सिर्फ IBS में पाया जाता है, वो है म्यूकस। म्यूकस मतलब चिपचिपा पदार्थ। अगर आपकी टॉयलेट में यानी कि स्टूल में म्यूकस आ रहा हो, चिकनाहट महसूस हो रही हो, झाग निकल रही हो, जब भी आप पॉट में देखें वो बहुत झाग, मतलब बहुत ही बबल्स वाला बना हुआ हो, उस केसेस में क्या होता है कि वो सिर्फ IBS में होता है, वो एसिडिटी या नॉर्मल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स में नहीं होगा। एंड जो लास्ट में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कॉज है कि वेट लॉस। ये जो वेट लॉस है ना, वो आपकी नॉर्मल एसिडिटी या गैस्ट्रिक इश्यूज़ में नहीं होगा, आपके लिवर में नहीं होगा। लेकिन येस, अगर आपका वेट लॉस हो रहा है और आपने ये देखिए कि आपका बहुत ही ड्रेस्टिकल वेट लॉस हुआ है, धीरे धीरे नहीं, आपको 2-3 महीनों में ही आपका 5-6 किलो लूज़ हो गया है, तो येस यू हैव अ सिम्टम्स, दैट इज़ द कन्फर्मेटरी सिम्टम कि यू आर सफरिंग विद द IBS। अल्सर की बात की तो अल्सर में हमने देखा है कि कई पेशेंट को उसमें ना ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है या पाइल्स की समस्या भी आनी शुरू हो जाती है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट ऐसे करेंगे कि अगर किसी को अल्सर है तो उसमें थोड़ी बहुत म्यूकस के साथ थोड़ा सा मिक्स्ड कभी ना कभी उनको ब्लड आया होगा। लेकिन IBS में ब्लड इतना कॉमन नहीं है, IBS में ब्लड नहीं आता है। अगर ब्लड आने लग गया है तो मतलब उसकी स्टेज बढ़ गई है, अब वो अल्सर की तरफ जा गया, अब वो ज़ख्म हो गया है।
इन्फ्लेमेशन, सूजन होके उसके बाद जख्म, कट्स लगने शुरू हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ों में डिफ्रेंशिएट है। तो ये सिम्टम्स आप ज़रूर नोट करें। छोटे होते देखा है कि जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं ना, है ना, उनको सबसे पहले वो पूछते हैं पेरेंट्स से, आपके बच्चे का स्टूल का कलर क्या है। स्टूल का कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को मैनेज करता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के बारे में बता देगा आपको। तो स्टूल टेस्ट में ये चीज़ पता चल जाएगी। सेकंड, अगर आपके स्टूल में म्यूकस आ रहा है ना, तो आप आज ही अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। आईबीएस हमने देखा है कि एक रिसर्च कहती है कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्या ये सच है? डेफिनेटली ये सच है, क्योंकि देखिए फीमेल्स में क्या है, फीमेल्स की हर स्टेज में ना एक हार्मोनल ड्रास्टिक चेंज होता है। फॉर एग्जांपल जब हम पैदा होते हैं तब एक हार्मोन्स होते हैं। सेकंड क्या है कि जब आप प्यूबर्टी में जाते हैं तब भी आपके हार्मोन्स चेंज है। देन आप एडल्ट एज में जाते हैं तब भी आपके हार्मोन्स चेंज है। प्रेगनेंसी के दौरान, आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर मीनोपॉज, तो हर स्टेज पे आपके हार्मोन्स चेंज है। जब फीमेल्स पीरियड के टाइम पे या फिर जब उनके मेंस्ट्रुअल फेज होती है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। हाँ, तो इसे कैसे मैनेज कर सकती है? ये मेरा अगला क्वेश्चन था हाँ आपसे कि फीमेल्स के स्पेशली देखा गया है जब जी उनके पीरियड्स आते हैं तो उस टाइम में कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन हो जाती जी है, जी। तो वो इसे कैसे मैनेज कर देखिए सकती उसमें है? कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट अपने लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करना है। आप वार्म वाटर लें, आप पानी, अपने बॉडी को हाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा रखें, एंड आप फाइबर ज़्यादा लें, ठीक है। और मैं फीमेल्स को यही रिकमेंड करूँगी, जब भी आप पीरियड्स में हो या मेंस्ट्रुअल फेज में हो, आप चावल मत खाइए। आप खाना नॉर्मल खाइए जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर कंटेंट हो, बहुत ज़्यादा वेजीज़ हो, बहुत ज़्यादा ग्रीन खाना हो, मतलब आपकी प्लेट्स में फुल ऑफ ग्रीन्स होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा तली चीज़ें, खट्टी चीज़ें का कंज्यूम मत करिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को दिक्कत कर सकता है और प्रोजेस्टेरोन लेवल को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। आईबीएस को बढ़ाने वाले ट्रिगर्स या ऐसे क्या कारण है जिससे आईबीएस जो है और ज़्यादा बढ़ता है? जी। अगर हम कहें लाइफस्टाइल, स्ट्रेस या कुछ ऐसा खाना जिसे हम्म। हम अवॉइड कर सकते हैं कि आईबीएस ना बढ़े? जी, सबसे बड़ा ट्रिगर तो आपने बताया है कि स्ट्रेस सबसे ज़्यादा ट्रिगरिंग फैक्टर है। सेकंड, लाइफस्टाइल में खाने में नॉनवेज ज़्यादा ट्रिगर करेगा, स्पाइसी फूड ज़्यादा ट्रिगर करेंगे, मैदा के बने चीज़ें बहुत ट्रिगर करेंगी, या फिर जो कफ प्रधान चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट्स, लैक्टोज कई लोगों को इंटॉलरेंस होता है, तो वो भी ट्रिगर फैक्टरिंग है कि उसमें दूध वगैरह की चीज़ें अगर वो डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा लेंगे तो वो ट्रिगर करेंगे। देन इज़ अगर आप बहुत ज़्यादा एरिएटेड ड्रिंक्स यानी कि पैक्ड चीज़ें खा रही हैं, पैक्ड फूड खा सकते हैं, मतलब पैक्ड बिवरेजेस हैं, ये सारी चीज़ें भी ट्रिगरिंग फैक्टर है। देन इज़ आपका लाइफस्टाइल, अगर आप अपनी नींद और आपका खाने पीने का टाइमिंग भी सही कर लेंगे ना, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं आईबीएस से राहत दे सकता है। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं सही होगी तो ये बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है आपकी आईबीएस हेल्थ के लिए। आपने लैक्टोज की बात करी डॉक्टर साहब, तो क्या जिन लोगों को लैक्टोज है उन्हें सिर्फ मिल्क ही अवॉइड करना चाहिए या चीज़, क्रीम, बटर, सब कुछ एवरीथिंग? डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड सब कुछ बंद करना सब पड़ेगा, बिकॉज सब चीज़ें कहाँ हैं, दूध का ही फॉर्म है। लेकिन हाँ, बहुत लोगों में छाछ और दही लैक्टोज इंटॉलरेंस, क्योंकि उसमें उसकी तासीर चेंज हो गई है। जब भी आप दही या बटर मिल्क लेते हैं, यानी कि छाछ लेते हैं, तो वो आपको अच्छा रहता है। क्योंकि फॉर वो एग्जाम्पल गृहिणी रोग में तो हम छाछ पीने को स्पेशल रिकमेंडेशन देते हैं कि छाछ से ही हम उसको ठीक करते हैं, गृहिणी रोग को। हाँ, क्योंकि है कहीं ना कहीं बाय हाँ प्रोडक्ट छाछ जो है हाँ दूध का ही है, और जैसे दूध की एलर्जी है, हाँ। लैक्टोज से एलर्जी लेकिन है। उसमें ये होता है कि दही और जो छाछ होती है ना, वो उसकी फॉर्म अलग है, उसमें बैक्टीरिया ने अपना काम किया है, तो उसकी चेंज हो गया है, उसकी तासीर चेंज हो गई है। फॉर एग्जांपल अगर आप हनी है, जैसे तासीर की बात चली है तो बता दूं, हनी है, अगर आप हनी नॉर्मल लोगे तो वो बहुत अच्छा है, आपकी हर बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप हनी को गर्म करके खाओगे तो उससे बड़ा विष आपकी बॉडी के लिए कोई नहीं है, उससे बड़ा जहर कुछ नहीं है तो हनी ना, अगर थोड़ा सा भी गर्म करके खाओगे तो डेट विल बी अफेक्टिंग योर बॉडी। बट गुनगुने पानी में जो सुबह हम हनी वो मिला के लेते गुनगुना हैं, पानी और तेज़ गर्म पानी में डिफरेंस है। अगर डिफरेंस आप है। थोड़ा सा गुनगुने पानी में लेंगे दैट इज़ फाइन, लेकिन कई लोग हनी को गर्म करते हैं। कई ऐसी डिशेस भी हैं आजकल मार्केट में, बहुत कुछ है, कैरमल, ये सारी चीज़ें आती हैं, दैट इज़ अ स्लो पॉइजन। अगर आप मिल्क और नमक को इकट्ठा ले रहे हो, फॉर एग्जांपल बहुत लोग हमने देखा है कि मिल्क के साथ नॉन वेज, फॉर एग्जांपल फिश ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या नमक सी चीज़ें एग्स खाते हैं, एग्स उसमें बहुत स्किन कॉमन है। डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो ये तासीर और मिसमैच का फंक्शन है, तो आयुर्वेदा इसको बहुत ज़्यादा मानता है, इसलिए जो हमारी डाइट्स होती हैं ना वो डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल मॉडर्न साइंस में आईबीएस के लिए कोई भी डाइट रिकमेंडेशंस नहीं होती है, वो कहते हैं सब कुछ खाओ ठीक है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं डाइट में। हम स्पेशल डाइट चार्ट्स ऑफर करते हैं, जिसमें क्या है कि पेशेंट की दिनचर्या, उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग, उनकी प्रकृति के अकॉर्डिंग, उनकी तासीर के अकॉर्डिंग हम डाइट चार्ट बताते हैं। तो
ये कहना गलत नहीं होगा कि आयुर्वेदा एक वरदान है कि आईबीएस डेफिनेटली। जैसे प्रॉब्लम्स में सिर्फ डाइट से ही आप इन हाँ चीज़ों जी, को हाँ मैनेज जी। कर सकते हो। हम मैं तो हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप अपना नॉर्मल मेंटेन कर लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा भी फैक्टर्स आ रहे हैं, बहुत ट्रिगर हुआ हुआ है आईबीएस, उसको मैनेज कर लें। उसके बाद बिना मेडिसिन के सिर्फ अपनी डाइट में थोड़े से चेंजेस ला के ना आप लाइफ टाइम के लिए आईबीएस जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक स्ट्रेस आपने बड़ा हम्म। कारण बताया था आईबीएस का, तो अब डेली रूटीन में फैमिली, बच्चों को एजुकेशन, हम्म। ऑफिस, हर कोई कहीं ना कहीं स्ट्रेस से हम्म। मैनेज कर ही रहा है समहाउ। तो हम्म। स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं? स्ट्रेस तो अब आजकल पार्ट ऑफ लाइफ बन गया जी। है। जैसे सुबह उठ के मेरे को लगता है ब्रेकफास्ट करना एक कॉमन है, वैसे ही स्ट्रेस भी हर एक के लिए कॉमन ही हो गया हाँ, आजकल, हर ये एज ग्रुप आजकल के में। लाइफस्टाइल में तो स्ट्रेस बहुत ही कॉमन तो फैक्टर है। कैसे मैनेज कर सकते हैं इसको इसे? मैनेज कर सकते हैं आप। एक तो आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करें। आजकल लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी दिल की बात किसी को खुल के नहीं बता नहीं सकते, बताते। बिकॉज उनको ये लगता है कि आगे वाला पर्सन उनको जज कर रहा है। इसी चक्कर में वो अंदर ही अंदर चलता रहता है। तो अगर स्ट्रेस होना इज़ नॉर्मल। पॉजिटिव स्ट्रेस, हेल्दी स्ट्रेस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चों को स्ट्रेस नहीं होगा तो वो एग्ज़ाम में टॉप कैसे करेंगे? हमें अगर ऑफिस के टाइम लाइंस के अकॉर्डिंग चलना ना पड़े तो हम वो स्ट्रेस लेना अच्छा है, तभी हम अपने टारगेट्स पूरा कर सकते हैं। तो हेल्दी स्ट्रेस लेना अच्छा है। लेकिन अगर आपको खाना हेल्दी स्ट्रेस जिसके कारण आपकी भूख प्यास सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं, आपकी लाइफ अफेक्ट हो रही है, उसको आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए या तो आप अपनी काउंसलिंग करिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं उनके साथ डिस्कस करिए। आप भ्रामरी, प्राणायाम ये चीज़ें ऑप्ट कर सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ऐसे सप्लीमेंट्स भी बहुत सारे आयुर्वेदा में हैं, फॉर एग्जांपल अश्वगंधा है, ब्रह्मी है, शंख पुष्पी है, ये सारी चीज़ें आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छी हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि येस यू आर गोइंग इन अनदर जोन, नेगेटिव स्ट्रेस आ रहा है, उसमें आप ब्रह्मी लेना स्टार्ट कर सकते हैं। वो एक हेल्दी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छा ड्रग है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे, जिसके दो पार्ट्स है। पहला, कि ऐसा कौन सा फूड है या हेल्दी फूड्स है जिससे आईबीएस जो है कंट्रोल करा जा सकता है, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कॉमन लाइफ में या नॉर्मल लाइफ में कंज्यूम करें। और दूसरा, ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज है, योगा, मेडिटेशन, जिससे हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं? ठीक है, देखिए फर्स्ट फूड की बात करें, खाने पीने की बात करें, बटर मिल्क इज़ वेरी गुड फॉर ग्रैनी रोग। सेकंड, आप दही ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन वाला है तो आप दही में थोड़ा सा इसबगोल डाल सकते हैं या बनाना मिक्स करके खा सकते हैं, तो दैट विल जस्ट कंट्रोल योर लूज मोशन। देन है अब सौंफ, जीरा, अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन का पानी, धनिया का पानी, ये चीज़ें कंज्यूम करें, ये बहुत ही हेल्दी हैं। साथ ही साथ अगर आपको गैस, ब्लॉटिंग, एसिडिटी जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं ना, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल है। देन क्या बात करेंगे कि अगर आप दिन में एक अनार या अनार के छिलकों का पानी या फिर एक गुलाब का फूल या फिर गेंदे का रस ले, तो ये बहुत अच्छा रहता है आपको आईबीएस जैसी प्रॉब्लम्स में। ये चीज़ें आपको अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेंगी। बहुत ही ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, फॉर एग्जांपल घिया, तोरी, नॉर्मल मूंग की दाल, ये चीज़ें खाएं, ये बहुत हेल्दी हैं। घर का खाना खाएं, ठीक है। अगर आपको ऑयल्स यूज़ करने हैं तो देसी घी सबसे अच्छा रिकमेंडेड ऑयल है इन आईबीएस, कि आपको 1 चम्मच देसी घी खा सकते हैं आप। आपको सरसों का तेल में खाना बनाइए, ठीक है, तिल का तेल में कर सकते हैं। आपको अवॉइड क्या करना है, आपको रिफाइंड ऑयल्स बिल्कुल टोटली कट डाउन कर देने हैं। आप रिफाइंड ऑयल्स नहीं यूज़ करेंगे। सेकंड ये है कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। फॉर एग्जांपल, आपको पानी अच्छे से पीना है, ठीक है। आपको हाइड्रेशन के लिए बटर मिल्क हो गया, आंवला जूस, एलोवेरा जूस, आप कुछ ना कुछ करते रहिए। अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आप डिनर सबसे ज़्यादा लाइट करें, टाइमली करें। सेकंड ये है कि उसको पचाने का टाइम दें अपनी बॉडी को। तो डिनर में आप जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स, स्टर वेजीज या खिचड़ी खा सकते हैं, या आप दाल, सिंपल दाल के साथ फुल्का खा सकते हैं। तो ये चीज़ें ही करें। जितना आपका डिनर लाइट होगा ना, उतना आप सुबह उठ के फ्रेश होने में आपको अच्छा रहेगा। फाइबर्स ले सकते हैं। फाइबर में आप बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जैसे कि एप्पल, गुआवा, आप कुछ भी खाइए, बस सिट्रस फ्रूट्स नहीं खाने हैं। एंड सोने से कितना टाइम पहले हमें डिनर कर लेना चाहिए? देखिए, आयुर्वेदा तो कहता है कि सूर्यास्त से पहले पहले आपको डिनर कर लेना चाहिए, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि आजकल का लाइफस्टाइल थोड़ा सा ऐसा है कि हम इतनी जल्दी डिनर नहीं करते हैं, क्योंकि सबके ऑफिसेज हैं। तो एटलीस्ट आप 8, 8:30 और सोने से कम 2-3 घंटे पहले डिनर करके सोइए। अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो आप 8 बजे डिनर कर लीजिए। अगर आप 11-12 बजे सो रहे हैं तो आप 8:30, 9 बजे के बीच में डिनर कर लीजिए। मतलब आप सोने से कम 2.5-3 घंटे पहले
करना चाहिए आपको। और बहुत लोग ये कहते हैं कि हम डिनर अगर 2 घंटे पहले कर लें, सोने के टाइम तक, जब तक सोने का टाइम आता है तो हमें दोबारा भूख लगनी शुरू हो जाती है। आप उस टाइम पे आप कुछ ऐसी हेल्दी चीज़ें खा सकते हैं, आप कोई फ्रूट ले सकते हैं, ठीक है, आप जैसे रोस्टेड मखानास ले सकते हैं, डेट इज़ ओके, आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप और कुछ नहीं तो अगर आपको IBS जैसी प्रॉब्लम नहीं है तो आप दूध भी ले सकते हैं, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के ले लीजिए, तो ये कर सकते हैं। लेकिन हर प्रॉब्लम में मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आपका जो डिनर है वो सोने से 2-2.5 घंटे पहले होना चाहिए, ठीक है। आप रात को एक कोई भी कैमोमाइल टी ले सकते हैं, कोई भी ग्रीन टी ले सकते हैं, जिससे कि आपकी जो क्रेविंग्स है वो सबसाइड हो जाती है। एंड दूसरा क्वेश्चन जो हमारा था, एक्सरसाइजेस टू कंट्रोल एक्सरसाइज अगर आपको करना है तो आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप भ्रामरी कर सकते हैं, जो आपकी ना सिर्फ आपके स्ट्रेस को मैनेज करेगा, साथ ही साथ ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। देन आप वज्रासन कर सकते हैं, खाना के तुरंत बाद आप वज्रासन करिए एक पोजीशन में बैठ के, जिससे कि आपकी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो प्रॉपरली एक्सक्रीट होंगी और आपकी जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होगी। देन इज़ आप बल आसन कर सकते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखती है। तो नॉर्मल 2-3 आसन है, या फिर आप सिंपल वॉक भी कर सकते हैं 30-40 मिनट्स आफ्टर डिनर। आप 100-150-200 स्टेप्स लीजिए, डेट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो सबसे बड़ा सवाल, क्या जिसे एक बार IBS हो जाता है उसे पूरे तरीके से क्योर करा जा सकता है, और दैट टू विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा? डेफिनेटली हम क्योर की बात से ज़्यादा मैनेज की बात करेंगे कि अगर किसी को एक बार IBS हो जाए तो उसको मैनेज करने के लिए आयुर्वेदा आपकी इतनी अच्छी से हेल्प कर सकता है कि आपको कभी भी कोई भी सिम्टम नहीं आ सकता, वो भी बिना दवाइयों के। आपको कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी, बस अपने लाइफस्टाइल में कुछ थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। खाने पीने का एक टाइम है, अच्छा खाना खाना है, घर का खाना खाना है, नॉर्मल खाना खाना है, तो उससे आपको लाइफ टाइम आप अपने IBS जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और आयुर्वेदा में ऐसी बहुत सारी हर्ब्स भी हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कुटज है, बिल्व है, आपके पास आंवला, हरड़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ब्रह्मी है। तो ये सारी चीज़ें आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। साथ ही साथ ना सिर्फ आपका आयुर्वेदा हेल्प करता है डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, आपकी साइकोलॉजिकल के लिए भी। फॉर एग्जांपल आपने बताया है कि जिसको स्ट्रेस रहता है तो उसको क्या करना चाहिए, तो हमेशा मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर किसी को IBS के साथ साथ उनका स्ट्रेस फैक्टर भी है तो उसको ब्रह्मी साथ में लेना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मी आपके सिर्फ स्ट्रेस को भी मैनेज करेगा, साथ ही साथ आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो डॉक्टर साहब, एक हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसा बताइए, सपोज़ अभी आजकल डेली रूटीन में हर कोई आफ्टर 30s या 40s कोई ना कोई डिजीज़ का शिकार हो रहा है, तो अगर हम IBS की बात करें, कुछ ऐसी प्रिवेंटिव प्रिकॉशंस जो हम अपने बच्चों को पहले से ही ध्यान रख सकते हैं कि उन्हें आने फ्यूचर जनरेशंस में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, या जैसे हम अभी बिल्कुल हेल्दी है बट हम जब तक 40s या 50s तक पहुंचे हमें IBS की प्रॉब्लम ना हो, तो आज हम उसके लिए एज अ प्रिवेंटिव स्टेप या प्रिवेंटिव मेजर क्या ले सकते हैं? देखिए, बच्चों को ना सबसे पहले आपको घर के खाने की आदत डालनी पड़ेगी। आप घर पे कुछ भी कुक करो, चाहे आप छोले भटूरे बनाओ, चाहे आप पूरी बनाओ, कुछ भी फ्राइड भी बनाओगे ना तब भी वो हेल्दी है। लेकिन बाहर के जो ऑयल्स है ना वो इतने गंदे हैं कि आपको उससे ना चाहते हुए कोई ना कोई बीमारी आप ले आओगे। बच्चों में ये पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ों का जो ट्रेंड बन गया है, इसको जितना चाह हो सकता है उनको अवॉइड करें। नो डाउट आपको उनको देना चाहिए, मैं आई रिकमेंड कि आपको देना चाहिए, लेकिन डेली नहीं। महीने में एक बार आप बच्चों को आउटिंग के लिए ले लो तो थोड़ा सा आप वेजीज़ के साथ कुछ भी ऐसी चीज़ें खिला दो, लेकिन डेली कंज्यूम मत करवाइए। जो आप घर पे कुकीज़ ला रहे हैं या ड्रिंक्स ले रहे हैं, ठीक है, वो भी आप बहुत हेल्दी लीजिए, आटा कुकीज़ बनाइए। आपको पीने में, जैसे बहुत ज़्यादा लोग क्या कहते हैं, बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पकड़ा देते हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं देना है। आप उनको नारियल का पानी दीजिए, आप उनको फ्रूट पंच दीजिए, आप उनको हेल्दी एक फ्रेश जूस दीजिए, लेमन दे दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बच्चों को जैसे आप टेस्ट बिल्ड करोगे ना वो वैसे ही आपको देखेगा, और उसके लिए आपको माँ बाप को पहले तो सबसे पहले वही चीज़ खानी पड़ेगी। अगर आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो ये चीज़ें फॉलो करे तो आपको पहले फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप 8 बजे खाना खाओगे तो आपका बच्चा 8 बजे खाएगा, अगर आप 10 बजे सोओगे तो आपका बच्चा 10 बजे सोएगा। तो सबसे पहले अपने बच्चे को गाइड करने के लिए आपको अपना रूटीन मैनेज करना पड़ेगा। आपको एक अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि इस टाइम मुझे ये कंज्यूम करना है, ये कंज्यूम अच्छी है, हेल्दी चीज़ें हैं। तो बिकॉज आपके बच्चे हैं या हमारे बच्चे हैं, हमको ही फॉलो करेंगे, बिकॉज वी आर द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। उसके बाद पे आपको जस्ट ये चीज़ करनी है कि अगर आपको खुद को मैनेज करना है तो आप अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए। आप टाइमिंग, खाने का टाइमिंग प्रॉपर रखिए,
अपने नींद का टाइम प्रॉपर रखिए, साथ ही साथ कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें खाना शुरू कर दीजिए जो आपकी आगे की लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ब्रह्मी या अश्वगंधा ले सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं कि आपको कभी डायबिटीज़ ना हो तो आप पहले से ही गुड़मार खाना शुरू कर सकते हैं। नीम के पत्ते चबाना, कड़ी पत्ता के पत्ते चबाना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे तो आप तुलसी के पत्ते कंज्यूम कर लीजिए, आप दालचीनी का पानी कंज्यूम करिए, आप हल्दी वाला दूध पीजिए, ठीक है। ये आपकी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। आप फ्रेश खाना दीजिए। फॉर एग्जांपल ये ना हो कि आप सुबह खाना बनाओ और रात को वही खाना कंज्यूम कर रहे हैं। जब भी खाइए फ्रेश खाना खाइए, गर्म खाना खाइए, ठंडा खाना मत खाइए। एंड आदत डालिए कि आप ना चाहते हुए भी आधा घंटा 1 घंटा वॉक या कोई भी एक्सरसाइज करें, तो ये आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करें। और जितना हो सके स्मोक, अल्कोहल, इन चीज़ों से दूर रहिए। So thank you so much Dr. Ranjana for sharing such a valuable insights with our viewers. तो आपने भी जाना कि IBS रियली एक प्रॉब्लम है एंड इसे सही से डायग्नोज करना, पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको भी ये सिम्टम्स तो नहीं आ रहे? अगर आ रहे हैं तो आज ही किसी भी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट की राय ज़रूर लें। IBS को सही समय पर पहचानना बहुत ज़रूरी है और इसे आयुर्वेदिक एंड लाइफस्टाइल की हेल्प से ठीक करा जा सकता है, मैनेज करा जा सकता है। आने वाले समय में हम और ऐसे ही हेल्थ टॉपिक्स पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाते रहेंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी सभी जानकारी आप तक बिल्कुल टाइम से और सटीक पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।